वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 5 को डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक fx फंक्शन दे रखा है x + 1/x + 2 एंड gx एक फंक्शन दे रखा है आपको x² और हमें वैल्यू निकालनी है फॉग ऑफ x की। तो यहां पर फॉग ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ gx और gx की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर x²। तो यहां पर आ जाएगा आपका x²। fx ये दे रखा है, हमें निकालनी है f ऑफ x² की वैल्यू। तो जहां पर भी इसमें x है वहां पर हम क्या डाल देंगे, इसमें x² डाल देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² + 1/x² + 2। तो फॉग ऑफ x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x² + 1/x² + 2। और ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इफ A एंड B आर द टू मैट्रिसेस देन द मैट्रिक्स X सच दैट। तो मैट्रिक्स X की वैल्यू आपको निकालनी है, A और B दो मैट्रिक्स दे रखी है एंड एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको दे रखी है। तो A + B - X = O, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको एंड A की वैल्यू और B की वैल्यू दे रखी है। यहां से हम X निकालेंगे, X को इस तरफ ले जाएंगे तो X किसके बराबर आ गया, A + B की। तो हमें A + B की वैल्यू निकाल देनी है बस। A किसके बराबर दे रखा है हमें 1432 प्लस B की वैल्यू दे रखी है हमें -1205। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + -1 0 हो गया, 4 + 2 = 6, 3 + 0 = 3 एंड 2 + 5 = 7। तो X की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0637 और ये आपको दे रखा है ऑप्शन ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिटर्मिनेंट से दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 3 4 5 = x3 2x 5 और हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को तब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 = 10 -4 × 3 = 12 और यहां पे क्या आ गया 5x - 6x। अब 10 - 12 कितना हो गया -2 और 5x - 6x कितना हो गया -x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या मिली है हमें 2 आई है यहां पर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है आपको इज कंटिन्यूअस एट x = पाई। जो गिवन फंक्शन है आपका ये x = पाई पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। kx + 1 if x is less than pi cos x if x is greater than pi और ये x = पाई पर कंटिन्यूअस है। तो हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो LHL क्या होता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा आपका, कौन सा फंक्शन होगा इसमें, जिसमें x जो है वो पाई से लेस देन हो आपका। x यहां पर पाई से लेस है तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा आपका। ठीक है, अब हम यहां पर x को पाई - h पुट कर देंगे एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर पाई - h + 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पे आया k पाई - kh + 1। अब जहां पर भी इसमें h है वहां पर आप 0 पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे, तो पुट कीजिए, यहां पर आ जाएगा k पाई + 1, ये टर्म 0 बन जाएगी आपकी। ये आई है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा इसमें,
जहां पर x पाई से बड़ा है वो क्या है आपका राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, और यहां पर x जो है वो बड़ा है आपका किससे, पाई से, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, cos x। तो यहां पर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस एच। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस बी का। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos पाई इंटू cos h माइनस साइन पाई इंटू साइन h। अब cos पाई की वैल्यू होती है -1 आपकी, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1 cos h, और यहां पर है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पर h का जगह 0 आएगा तो cos 0 कितना होता है 1, और ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई क्या होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो गई। तो यहां पर वैल्यू आई आपकी -1। अब अगर सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, अब फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी आपकी, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी हमारी, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू में -1। इसको इस तरफ ले जाएंगे, k पाई इज इक्वल टू -1 इंटू -1 एंड k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो k की वैल्यू क्या आई है आपकी, -2 अपॉन पाई आई है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। जब रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम मान लेंगे लेट A डिनोट्स द एरिया। A किसको डिनोट करता है, एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमें निकालना है DA ओवर DR। ये क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो DA ओवर DR की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये आ जाएगा 2 पाई R। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें R की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वो यहां पर पुट कर देंगे हम, DA ओवर DR इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपका। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन ए दे रखा है। तो आप ऑप्शन ए को इस क्वेश्चन के अंदर टिक करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन आपको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ये एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपका। आपको इंटीग्रल दे रखा है 3x रेज टू द पावर 5 ओवर 1 प्लस x रेज टू द पावर 12 dx। अब यहां पर देखिए, ऊपर आपको x की पावर 5 दे रखी है और नीचे x की पावर 12 है। अब मैं कौन सा ऐसा वैल्यू लूं जिसमें हम जिसको सब्स्टिट्यूट करें और उसके डिफरेंशिएशन के अंदर x की पावर 5 आती हो। तो x की पावर 6 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर x की पावर 5 हमें मिल जाएगी। तो यहां पर हम इसके अंदर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x की पावर 5 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 का स्क्वायर dx। x की पावर 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसमें x की पावर 6 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आ जाएगा 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पर देखो, ऊपर ध्यान से देखें तो 3x की पावर 5 है, यहां केवल 3x की पावर 5 रखें, बाकी टर्म्स को इधर ले आए। तो इसको लिख लिया 3x की पावर 5 dx इंटू 2
6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इस 3 को इधर रखें, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएं, इसको ऐसा लिख सकते हैं dt/2। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टर्म की जगह लिखा जा सकता है dt/2। यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt/2। 1/2 तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t प्लस c, बिकॉज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है आपका? वो होता है tan इनवर्स x प्लस c, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब t को क्या पुट किया था वो इसके अंदर वैल्यू वापस डाल दीजिए, 1/2 tan इनवर्स x की पावर 6 प्लस c, ये इसका आंसर है इस इंटीग्रल के लिए। तो ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्लियर? देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है? ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, मतलब एक डाई को 6 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, मतलब कि हमें ऑड नंबर मिले, हमने इसको क्या माना है? आपका सक्सेस माना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस इज, तो ये बर्नौली ट्रायल से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7। लेट P denotes the probability of success और सक्सेस क्या माना है हमने यहां पर गेटिंग ए ऑड नंबर, ऑड नंबर मिले इसको हमने क्या माना है? सक्सेस आपकी। और Q denotes the probability of failure, फेलियर मतलब ऑड नंबर ना मिले उसके अलावा कुछ भी हो वो क्या है आपका? फेलियर है आपका। तो P की वैल्यू क्या होगी? देखिए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? टोटल जब हम एक डाई को फेंकते हैं आपका तो हम कितनी आउटकम्स मिलती हैं? 6 आउटकम्स मिलती हैं टोटल। उनमें से ऑड कितनी होती हैं आपकी? ऑड कितनी होती है उसमें से? 3 ऑड होती हैं आपकी, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई आपकी? 1/2 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इस वैल्यू को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो गई आपकी? 1/2 हो गई है यहां पर। अब बर्नौली ट्रायल के अंदर जब n ट्रायल्स किए जा रहे हों आपके, तो R सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कि n में से आपको R सक्सेस मिले तो वो फॉर्मूला होता है आपका NCR, P की पावर R और Q की पावर n माइनस R। ये n ट्रायल्स में से R सक्सेस आने के लिए फॉर्मूला होता है आपका। अब यहां पर कितने ट्रायल किए जा रहे हैं आपके? 6 ट्रायल किए जा रहे हैं, मतलब यहां पर n की वैल्यू तो 6 है और कितनी सक्सेस के लिए वो पूछ रहा है आपसे? 5 सक्सेस मिले, मतलब R की वैल्यू क्या है आपकी? 5 है यहां पर। तो हमें निकालनी है वैल्यू Px इज इक्वल टू 5 की, तो वो हो जाएगी 6c5 और P की वैल्यू है आपकी 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 माइनस 5। कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे देखिए 6c5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6 और यहां पर हो गया 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो 64। अब इसको 2 से 3 और 2 से 32 टाइम्स, तो 3/32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस कितनी मिली है आपको? 3/32 मिली है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी आपको 2 इवेंट्स दे रखे हैं, सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो पी ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है इसके अंदर, एंड पी बी बाई ए कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 1। तो इसमें आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, पी बी बाई ए किसके बराबर होता है? वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 1 बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम पी बी बाई ए को ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से इसको इस तरफ ले जाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया आपका? पी ए के बराबर आ गया। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल एक ही केस में हो सकता है कि पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के हो, वो ए इंटरसेक्शन बी हो, जब मतलब ए एक सबसेट होगा किसका? बी का होगा। क्लियर? आई बात समझ में? ध्यान से देखो इसको, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए ए एक इवेंट है जिसके अंदर आपके 2, 3, 5 एलिमेंट आते हैं, और बी एक इवेंट है आपका 4, 5 एंड 2, 3 ये आते हैं इसके अंदर। जब आप यहां से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वो मिलेगी 2, 3, 5। क्या मिलेगी? 2, 3, 5। अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो होती है आपकी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। यही प्रोबेबिलिटी होती है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए सेट के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तभी ये प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी आपकी। अरे बात समझ में? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो तो सबके लिए बराबर हैं आपके, बस अगर ये ऊपर वाली टर्म्स बराबर होती हैं, n ऑफ ए बराबर होता है n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, तो आपको क्या कह सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटीज बराबर होंगी आपकी। और वो आपने देखा वो बराबर कब आ रहे हैं? जब a एक सबसेट है किसका? b का। a के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं b के अंदर, a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b। तो a एक सबसेट होगा b का, तभी ऐसा कंडीशन हो सकती है कि p b बाई a किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो हमें एक ऑड प्राइम नंबर मिले आपका। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए odd prime number and B denotes the event of even prime number। ठीक है, अब A के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे? odd prime number कौन से होते हैं? इसका सैंपल स्पेस हम बनाएं, एक डाइस को फेंक रहे हैं हम, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये उसका क्या मिलेगा हमें? सैंपल स्पेस मिलेगा आपका। अब इस सैंपल स्पेस में से A इवेंट के एलिमेंट्स को लिखिए। तो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें से? प्राइम भी हो और ऑड भी हो। तो 3 और 5 क्या हैं आपके? ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके अंदर आएंगे 3, 5, और बी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? 2 आएगा केवल। बी के अंदर क्या आएगा? 2 आएगा आपका, क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है आपका 2। ठीक है, अब मैं पी ऑफ ए निकालूं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं आपके और टोटल कितने हैं? 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/3, और इसकी हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट इसको भी निकाल लें हम 1/6। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। 2 ट्रायल किए जा रहे हैं, दोनों पर ऑड प्राइम नंबर मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो वो किसके बराबर होगी? जरा देखिए यहां पर, P पहले ट्रायल पर भी क्या होना चाहिए? A इवेंट होना चाहिए, और दूसरे ट्रायल पर भी क्या हो आपका? A इवेंट हो। मतलब पहले ट्रायल पर भी ऑड प्राइम नंबर मिले और दूसरे ट्रायल पर भी क्या मिले? ऑड प्राइम नंबर मिले आपका। अब पी ए को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए, और पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1/3, एंड इसकी भी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/3। तो ये आ गई वैल्यू आपकी 1/9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें, आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है, उसको ध्यान से देखिए जरा, क्या इनइक्वालिटी दे रखी है? इस तरीके से a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल a वेक्टर का मॉड्यूलस और b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है आपकी? तो ये एक कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है आपकी? वो आप देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल होता है उनकी लेंथ के प्रोडक्ट से। आई बात समझ में? उनकी लेंथ का हम प्रोडक्ट करें तो उससे लेस देन इक्वल होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्योंकि हम किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ
दिस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन से उस वेक्टर की लेंथ होती है आपकी उस वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की लेंथ हो जाएगी ओरिजिन से, और बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी किससे, ओरिजिन से। तो उनकी लेंथ की मल्टीप्लाई से लेस देन इक्वल होता है उनके डॉट प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम कहते हैं कॉची स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी। तो इसमें आपको ऑप्शन ए दे रखा है आपका कॉची स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी, इसको टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द पॉइंट। एक पॉइंट से और प्लेन की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इससे पहले फॉर्मूले को देखें जरा, ये एक पॉइंट दे रखा है आपको एंड यहां पर ये एक प्लेन है आपका। तो इस पॉइंट से और इस प्लेन की डिस्टेंस आपको निकालनी है, और प्लेन की इक्वेशन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो इस पॉइंट से और इस प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन पॉइंट्स को आपको x y z की जगह पर रख देना है। तो यहां पर आ जाएगा ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d, और इसका लेना है मॉड्यूलस ओवर यहां पर जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही क्या होती है, डिस्टेंस होती है आपकी एक पॉइंट से एक प्लेन तक। क्लियर, समझ में आया। अब आपको पॉइंट क्या दे रखा है, अब आपको पॉइंट जो है वो दे रखा है 0 0 -7, और प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब z वाला कोऑर्डिनेट इसके अंदर है ही नहीं आपका। तो बस इन वैल्यूज को यहां पर पुट करें तो d किसके बराबर आएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका, प्लस 0 माइनस 20। z वाला यहां पर है ही नहीं तो उसको हम पुट ही नहीं कर सकते। इसका लेना है हमें मॉड्यूलस अपॉन में इनका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका मॉड्यूलस करने पर ये 20 बन गया, और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और उसका स्क्वायर रूट हो गया 5। तो क्या वैल्यू मिली है आपको 4। तो डिस्टेंस कितनी आई है आपकी 4 यूनिट्स आई है। क्लियर, समझ में आया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको दे रखा है tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहां पर हम x की जगह क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, a साइन थीटा। क्या पुट करेंगे हम इसकी जगह, a साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। a साइन थीटा इसलिए जहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए वहां या तो हम साइन थीटा पुट करते हैं या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। a इसलिए पुट किया है ताकि दोनों में से a कॉमन लिया जा सके आपका। आई बात समझ में। तो पुट कीजिए यहां पर, ये आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह आ गया a साइन थीटा, यहां पर a स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे तो a का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और a स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा आपका a बन जाएगा। तो क्या बनेगी वैल्यू tan इनवर्स a साइन थीटा, ये a बाहर आ गया, और यहां पे अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल कॉस थीटा आपका। ए से ए कैंसिल हो गया, यहां पे आया tan इनवर्स n2 में tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मिला क्या आपको थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। पहले इस a को इधर ले जाइए, तो यहां से मिला साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स x बाई ए के बराबर आ गया। इस चीज का ध्यान रखना है, इस a को पहले ले जाते हैं हम, ठीक है। यहां पे आ गया x बाई ए, फिर इस साइन को ले जाएंगे तो थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस थीटा की जगह इस वैल्यू को डाल दें साइन इनवर्स x बाई ए, और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। यहां पर आपको एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड x की वैल्यू दे रखी है 10 एंड डेल x की वैल्यू दे रखी है 0.1। तो आपको निकालना है डेल y। तो डेल y का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है dy बाई डी एक्स
इनटू में डेल एक्स, ये होता है डेल वाई का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला लर्न रखना है और सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे आप, भाई dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2x के, ठीक है। अब यहां पर पुट कर देंगे डेल वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स बराबर है 2x और डेल x किसके बराबर है 0.1 और x की भी वैल्यू आपको एक दे रखी है 2 इंटू में 10 इंटू 0.1, यहां से पॉइंट हटाओगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला है आपको 2। तो डेल y किसके बराबर आ रहा है आपका 2 के बराबर आ रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर, समझ में आया। बस ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, देन फिर आप इजीली इस वैल्यू को निकाल पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आपको, बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। वेरी गुड। तो tan इनवर्स x को हम इसमें क्या करेंगे, t पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और यहां पर बचा e की पावर t, तो यहां रह गया e की पावर t dt। और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल दो इसमें, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। यही क्या है आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको एक जैसे दे रखे हैं। a एंड b इंडिपेंडेंट इवेंट हैं आपके। अब अगर a और b इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो क्या कंडीशन होती है आपके पास, इफ a and b are independent events then p of a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होता है आपका, p a इंटू p b के बराबर होता है, p a इंटू p b के बराबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है वहां पर पी ए और पी बी की वैल्यू आपको दे रखी है, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए एंड बी। तो पी ए एंड बी का मतलब क्या है आपका, एंड होता है इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड को लिखते हैं हम इंटरसेक्शन और को लिखा जाता है यूनियन। अगर कहीं भी आता है आपका, कहीं एंड है तो उसको इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे, और है तो उसको यूनियन में चेंज करेंगे आपका। तो एंड बन गया इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिख सकते हैं आप पी ए इंटू पी बी। और पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.3, और पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया हमें 0.18। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए एंड बी नॉट। पी ए एंड बी नॉट, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये बराबर होगा आपका पी ए इंटू पी बी नॉट के। क्लियर। अब बस पी ए और पी बी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.3। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, और पी बी नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 माइनस पी बी। तो पी बी नॉट किसके बराबर होता है 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस 0.6 ये वैल्यू होगी आपकी। तो ये आ गया 0.4। बस दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करें, तो पी ए है 0.3, पी बी नॉट है 0.4, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 0.12। क्लियर, समझ में आया सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सेक्शन बी से। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है आपको, सच दैट ए स्टार बी किसके बराबर है आपका, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी बराबर है आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसमें, फाइंड 12 स्टार 20। तो 12 स्टार 20 मतलब ये बराबर होगा आपका एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। तो
तो 12 एंड 20 का एलसीएम के बराबर होगा, और 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा आपका, उसको कैलकुलेट करें जरा। 60 कितना आ रहा है, 60 वैल्यू आ रही है इसकी आपकी, तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 60। स्टार ऑपरेशन डिफरेंट क्वेश्चंस में ये अपने हिसाब से डिफाइन करता है, तो जैसे वो बोल रहा है वैसे आपको कैलकुलेट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपको, tan इनवर्स, इसमें बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर ये साइन नहीं है आपका, ये मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लें आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर में। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सीधी वैल्यू क्या आई इसकी 7π/6, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नहीं होती है आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। tan की जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये होती है। क्या इसमें 7π/6 है कहीं पर भी? नहीं है। तो हम आप यहाँ लिखेंगे 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। और अब इस 7π/6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करेंगे थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे एलसीएम 6π प्लस पाई 7π/6। अब पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये पाई प्लस मतलब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं आपके। तो tan और cot तो पॉजिटिव हो गए, तो ये पॉजिटिव रहेगा आपका, पाई पर नो चेंज। तो वैल्यू क्या आ रही है अंदर से, tan π/6। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, यहां पर वैल्यू आई π/6 विच बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल होता है, -π/2 टू π/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है आपकी, π/6 आई है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड dy/dx फ्रॉम द इक्वेशन। आपको एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दे रखी है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो यहां से आपको dy/dx निकालना है। तो यहां से हम y तो अलग कर नहीं सकते, ध्यान से देखिए, इसमें से y अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहते हैं आपकी। तो हम इसको पूरी को ही डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर dy/dx को इसमें से कॉमन कर लेंगे आपका। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट x का हो गया 1 प्लस y स्क्वायर का पहले पावर का किया 2by, अब y का करेंगे dy/dx इज इक्वल टू cos y का होगा आपका माइनस साइन y और y का dy/dx। क्लियर। अब dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहां पे आ जाएगा 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx इज इक्वल टू -a। दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो, यहां पे आ जाएगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू -a। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू -a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो ये क्या है इसके लिए, dy/dx की वैल्यू है आपकी। क्लियर। को देखकर इसके अंदर देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो भी इसके जैसा ही क्वेश्चन है, वो भी एक इम्प्लिसिट इक्वेशन आपको दे रखी है। और वो क्या दे रखी है आपको, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों को देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं आपके। तो x सेम y का हो गया dy/dx, y सेम x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर में पावर का करेंगे 2y dy/dx इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका हो गया sec स्क्वायर x प्लस y का dy/dx। अब जो भी dy/dx वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो, और जो जिनमें dy/dx नहीं है उनको इस तरफ ले जाएं आप। तो यहाँ पर y के अंदर कोई भी dy/dx वाला कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ वैल्यू आ गई x dy/dx प्लस 2y dy/dx, इसको इधर ले जाएंगे
माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर था सेक स्क्वायर एक्स, इस y को इस तरफ ले आए तो माइनस वाई। इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे आया x प्लस 2y, यहाँ पे बचा माइनस का 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही क्या है आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। क्लियर क्वेश्चन, कोई परेशानी इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। आपको फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आपको वैल्यू निकालनी है f3.01 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के जो फंक्शन आते हैं उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अप्रोक्सीमेशन का जहाँ भी क्वेश्चन आता है एक फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। केवल ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.01। निकाल भी सकते हैं आप, x प्लस डेल एक्स इसके बराबर होना चाहिए। तो x तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, तो f3 हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसलिए हमने x लिया है 3 यहाँ रख के डेल x की वैल्यू आएगी 0.01 आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, 3 प्लस 0.01 इज इक्वल टू में f3 प्लस f डैश 3 इंटू डेल एक्स। तो मुझे f3 की वैल्यू चाहिए, f डैश 3 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। भाई f3 तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 डाल दो इसके अंदर, तो क्या हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 2, और ये हो गया 36 प्लस 15 प्लस 2, कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 41 और 53, कितना हो गया 53। अब f डैश x निकाल लो, f डैश x हो जाएगा 8x प्लस 5। हमें चाहिए f डैश 3 की वैल्यू, तो f डैश 3 इसके अंदर डाल दो, 8 इंटू 3 प्लस 5, तो 24 प्लस 5 इज 29। क्लियर, अब सारी वैल्यूज यहां पर डालो इसके अंदर। ये हो गया आपका f 3.01 इज इक्वल टू f3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, f3 की वैल्यू आई थी 53 प्लस f डैश 3 की 29, डेल x बराबर है 0.01 के। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, ये बन गया 53 प्लस 0.29, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 53.29। तो इस f3.01 किसके बराबर है आपका 53.29 के बराबर है। क्लियर, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए एंड फिर आप अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है देखिए जरा उसे, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। तो बलून आपका स्पेरिकल दे रखा है आपको इन ऑन इन्फ्लेशन, मतलब एक बलून को जब फुलाया जाता है तो उसकी शेप कैसी हो जाती है आपकी स्फीयर के जैसी हो जाती है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स गैस पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है आपका, मतलब उसमें कितनी गैस डाली जा रही है आपकी, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter। तो आपको rate of change of radius निकालना है जब आपको rate of change of volume दे रखा हो। तो देखिए हम इसमें मान लेंगे let V denotes the volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम V से डिनोट कर रहे हैं, और फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। अब हमें इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, मतलब dV ओवर dt आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है dr ओवर dt। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसके अंदर इतने रेट से गैस डाली जाती है
तो उसकी रेडियस किस रेट से चेंज होगी। देखो भाई बलून जो है वो फूलेगा तो उसकी रेडियस बढ़ रही है, तो उस रेडियस जो है वो किस रेट से बढ़ेगी ये आपको बताना है। तो यहां पर रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, उस केस में बताना है कि उस जब रेडियस 15 सेंटीमीटर थी तो उस टाइम पर उस बलून की रेडियस किस रेट से चेंज हो रही थी आपकी। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dv ओवर dt 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3r²। पावर का किया, पावर आ गया, पावर में से एक कम, और r का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां बचा 4πr²। अब dv ओवर dt की वैल्यू आपको दे रखी है, वो पुट कर दें यहां पर 900, यहां पे आ गया 4πr² इंटू dr/dt। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो dr ओवर dt इज इक्वल टू 900/4 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू दे रखी है, वो पुट कर दें। r का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 60, 4 टाइम्स 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो dr ओवर dt क्या आया आपका 1/पाई। बेशक से सॉल्व मत करना, यही छोड़ देना, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस किस रेट से चेंज होगी आपकी, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से रेडियस चेंज होगी आपकी। क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² dx, ये फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन। आंसर क्या होता है इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि इस तरीके का केस आता है कि fx प्लस उसका डिफरेंशिएशन साइड में दे रखा हो, तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है e की पावर x इंटू में fx। क्लियर, आई बात समझ में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए e की पावर x इंटू tan इनवर्स x dx, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर x अपॉन 1 प्लस x² dx। यहां पर ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। अब दूसरे वाले इंटीग्रल को आपको नहीं छेड़ना है, केवल पहले वाले को इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट्स इसके अंदर लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस, अब सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो होता है 1/1 प्लस x² dx प्लस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस x² dx। देखिए जरा दोनों सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो i की वैल्यू क्या आई है tan इनवर्स x इंटू e की पावर x प्लस c। चेक कर लें, e की पावर x इंटू में फंक्शन प्लस c। क्लियर, समझ में आया आपको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, क्या दे रखा है आपको, i इज इक्वल टू 0 to π/4 tan क्यूब ऑफ x dx, tan क्यूब ऑफ x dx। अब जब इस तरीके से tan की ऑड पावर्स आपको दे रखी हो तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जरा देखिए कैसे। 0 to π/4, इसको ऐसा लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर x dx, ऐसा लिख सकते हैं, ये tan क्यूब बन जाएगा। अब इस tan स्क्वायर x की जगह आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, 0 to π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें एंड दोनों को अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करें दोनों पर, तो क्या बन जाएगी वैल्यू, ये बन जाएगी 0 to π/4 इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। एक बार तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और वहां पे कर दिया, अब tan x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक अलग इंटीग्रल बन जाएगा आपका माइनस 0 to π/4 tan x dx। यहां पर देखें ये एक स्पेशल केस है fx इंटू f डैश x। ध्यान से देखिए, फंक्शन की कुछ पावर n दे रखी है और उसका डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये होता है फंक्शन की पावर में 1 बढ़ाएंगे आप और उसको ही नीचे लिख देंगे उस पावर को प्लस c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखें ऐसा ही केस यहां पर बन रहा है आपका
10x, उसका डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन की पावर 1 बढ़ाओ और उसको नीचे लिख दो, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन 0 to π/4 माइनस, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log sec x, क्या होता है log sec x 0 to π/4। अब लिमिट को पुट कीजिए, 1/2 को बाहर ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। 10 π/4 का स्क्वायर माइनस 10 0 का स्क्वायर माइनस log sec π/4 माइनस log sec 0, ये आ गई वैल्यू। अब देखिए 10 π/4 कितना होता है आपका 1, और ये हो गया 10 0 होता है 0 आपका, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो यहां तो वैल्यू आ गई 1/2 माइनस, अब log sec π/4, sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sec π/4 की वैल्यू cos π/4 होता है 1/√2, तो sec π/4 हो जाएगा आपका √2, तो यहां पे आ गया log √2 माइनस sec 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1 आपका, और ये हो जाएगा आपका cos 0 होता है cos 0 होता है 1, तो 1 अपॉन sec 0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1, ठीक है, क्या हो गया log 1, क्योंकि sec 0 क्या हो गया 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 हो जाती है, तो 1/2 माइनस log √2 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस log √2, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/2 माइनस log √2। बस आपको ये मेमोराइज रखना है यहाँ पर कि 10 की ऑड पावर आती है, तो एक 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी की जो वैल्यू बचती है उसको हम sec स्क्वायर में ब्रेक करते हैं आपका। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन।